जल्दी से हाय हाय हाय, जल्दी से कुछ बोलो फटाफट। नमस्कार आनंद, कैसे हो? सब बढ़िया? कैसे हो दोस्तों? बताओ फटाफट फटाफट। क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कहना सब बंद है? अच्छा ठीक है। ओके दिव्या। और कुछ के अलावा? ओके, आज फर्स्ट क्लास है। कोई नहीं, लकीली आज आपका ऐसा टॉपिक है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और बाकी लोग? चलो चल, क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, जिन जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, अभी मॉक में क्या कैसा स्कोर चल रहा है जीएस में? फटाफट बताओ। अपन 2 मिनट रुकते हैं। नमस्ते विशाल, कैसे हो? विशाल, आप कहाँ से हो बताना मुझे। अभी हो रहा है 1:32। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली 1:35 पे। सभी लोग सिंक्रोनाइज कर लेना अपनी क्लासेस, है ना? कोई आगे पीछे ना हो, सिंक्रोनाइज कर लेना। ठीक है, 2 मिनट और रुकते हैं, 1:35 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अब वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे भाई? वो ना आप मैं उनसे पूछिए, टेक्निकल वालों से। नंबर है आपके पास, कॉल है, मैसेज करिए। अब यहाँ पे क्लास में मैं एज अ टीचर थोड़ी ना बता पाऊंगा कि क्यों नहीं हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, कैसे हो? कैसे हो समीर? ओके विशाल, ओके। अरे राम शरण, मुझे मालूम है मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, लेकिन 2 मिनट रुकने में भी कोई हर्ज नहीं है। सबकी क्लासेस सिंक्रोनाइज हो जाने दो, ठीक है? बिल्कुल दिव्या, मैंने आपकी बात को एग्री कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब कब टेस्ट होगा? अब टेस्ट यार देखो, एक्चुअली क्या है, टेस्ट मेरा लेने का बस एक ही पॉइंट होता है कि आप लोग लाइव क्लास करो। तो मैं किसी भी लाइव क्लास के दिन, मतलब ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आज भी टेस्ट हो, या हो सकता है कल टेस्ट हो, या परसों टेस्ट हो। किसी भी लाइव क्लास के टाइम पे ही टेस्ट होगा, विदाउट डिक्लेयरिंग कि टेस्ट कब है। ऐसे टेस्ट का क्या फायदा कि मैं पहले से बता दूं। मैं बढ़िया हूं समरजीत, ठीक है। है ना? हाँ, वो बात सही है कि सरप्राइज टेस्ट होता है तो आप लोग कम से कम डेली अपना करते रहते हो। हाँ, अभी करेक्ट करेंटली इसमें पॉलिटी अकेले होगा। पॉलिटी के अलावा अभी कुछ नहीं होगा, और पॉलिटी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 15 क्लासेस लगेंगी, 20 क्लासेस जो भी लगेंगी, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, चालू करें। ओके, 1:35 हो गए। सभी लोग अपनी क्लास सिंक्रोनाइज कर लीजिए। बिकॉज क्लास सिंक्रोनाइज इसलिए कर लीजिए क्योंकि कई बार ना रिप्लाईज बहुत देर आते हैं। हाँ, लास्ट 2 डेज ऑफ था। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए वो अभी हम लोग बीच क्लास में बात करेंगे, जब आप लोग क्लास से थक जाएंगे। तो आज हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे। संविधान हमारा कहाँ कहाँ से लिया गया है? मेनली तो हमारा संविधान लिया गया है कहाँ से? 1935 के एक्ट से। बेसिकली तो वही संविधान को बोल दिया था कि इन्होंने, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कि आप इसी को संविधान के रूप में यूज करो। लेकिन क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे नेता लोग थे, उन लोगों को लगा कि हम लोगों को कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, तो उन लोगों ने अपना अपना कुछ ना कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दी। इतनी बात ठीक है? हमने अभी तक भाई वो आपकी तनिष्का, आपकी इच्छा है, वो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब थोड़ी देर हम लोग ना, ठीक है, अब हम लोग सीधे कितना, 2 बजे कोई भी कमेंट्स देखेंगे। पहले संविधान हम लोगों के सोच के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? इतनी बात ठीक है? अब कोई कमेंट्स नहीं करेगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा अपने डाउट्स वहीं पे किनारे लिख लेगा। संविधान के सोर्सेज की मैंने एक क्लास दी हुई थी यूट्यूब पे, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब वो तो बिल्कुल बच्चा लेवल था। अब जो संविधान की क्लास चलने वाली है वो सही रहेगी।
ठीक है। तो भाई ये है 5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट पकड़ के चलो। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। तीसरा है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। चौथा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, ठीक है। अगर मैं अभी फिलहाल में इसको एक सेकंड समझाता हूं आप लोगों को। अगर मैं इसको ऐसे छुपा दूं तो अब इसके आंसर करना इम्पॉसिबल है, मतलब लिटरली इम्पॉसिबल है। कोई ना कोई भी 4 के 4 सही नहीं कर सकता, इतना कंफ्यूजिंग है कि कोई भी 4 के 4 सही नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा एक बार फॉर अ डेमो पर्पस आप लोग 1 2 3 4 करके चारों के स्टेट, चारों की कंट्रीज लिख लीजिए कि ये चीज हमने कहां से बोरो की, ठीक है। चलो आप लोग 1 2 3 4 करके ये चारों की कंट्री लिख लीजिए कि कहां से बोरो की हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें समस्या क्या आती है। मैं इसलिए लेकिन बोल रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन इसके पहले मैंने पॉलिटी की ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लास दी थी। उस सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में था या नहीं था नहीं पता, लेकिन आप लोग पॉलिटी पहले से भी पढ़ चुके हैं। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ बिकॉज क्योंकि 2 4 10 दिन बाद तो आपका पेपर होने वाला था, तो शायद या तो आप ये टॉपिक छोड़ के जाते या पढ़ चुके थे, है ना। 1 2 3 4 सब लोगों ने लिख लिया है। जापान यूएस इंग्लैंड इंग्लैंड, ठीक है। जापान यूएस इंग्लैंड इंग्लैंड, ठीक है। जापान यूएस इंग्लैंड इंग्लैंड कैसे होगा, देखो मैंने जो इसके लिए बनाया था सब लोगों के लिए, जिनको अपने तरीके से याद है बहुत अच्छी बात है, वो अपने तरीके से याद रखें। लेकिन मैंने एक चीज बनाई थी यहाँ पे, देखो जितना स्टैटिक पोर्शन होगा स्टैटिक, वो इंग्लैंड से लिया जाएगा। स्टैटिक बोले तो रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स कानून का शासन, हमने पहले से एक कानून दे दिया, उसके हिसाब से हम लोगों को शासन करना है, या मतलब हमारे ऊपर शासन किया जाए। पहले से कानून लिखे रखे हैं, उन कानून में अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, स्टैटिक है ये चीज, ठीक है। कैसे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अगला एक पहले से कानून दिया है, वो कानून सबके लिए समान है, ये स्टैटिक चीज है। कौन लेगा इसको, एक कहां से उठाया है, इंग्लैंड से। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये स्टैटिक नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्टैटिक कैसे नहीं है, कोई बताएगा। अच्छा चलो बताओ मत, पहले सुन ही लो। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्टैटिक ऐसे नहीं है कि एक कानून है, ठीक है, वो कानून मेरे लिए है और किसी और व्यक्ति के लिए भी है। समझ में आ पा रहा है, रुक जाइए मैं अभी आपको ना इसको आगे चल के बताऊंगा कैसे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में तो हम लोगों ने ये कर ही लिया था 21 साल, यहाँ पे बाय आ रहा था, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बाय से आ गया था 21 साल, ठीक है, ये वाली ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन हो लॉ, बल्ब तेरा या हाँ सबको याद आ गया, अच्छी बात है। रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या था मैं आपको बताता हूँ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या था क्या था क्या था पेन, हाँ ठीक है, देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ क्लॉज रूल बाय लॉ, रूल बाय लॉ, रूल बाय लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दोनों हैं अलग अलग या एक जैसे नहीं पता, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम लोगों ने कहां से लिया, जहां प्रोटेक्शन की बात आएगी। ये प्रोटेक्शन की स्टैटिक आ गया, स्टैटिक में क्या है, रूल ऑफ लॉ, ये स्टैटिक हो गया, ठीक है। प्रोटेक्शन की बात हो गई, जहां पे ये प्रोटेक्शन शब्द आ गया, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कौन देता है सबको, कौन है यहाँ पे सभी देशों का दादा, यूएस है, वहां से हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ले लिया। इसका मतलब क्या होता है भाई, मतलब मैं नहीं समझा पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के मार्क्स पहले इंप्रूव हो जाएं, मतलब समझ के समझदार तो हम लोग थोड़ी देर बाद भी बन लेंगे, ठीक है, ठीक है।
और प्रोसीजर, जहां प्रोसीजर की बात आ गई तो जापान आ जाएगी। आप लोग ये तीन चीज नोट कर लीजिए, इससे काम हो जाएगा आपका। अगर स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इंग्लैंड हो गया, प्रोटेक्शन की बात आ गई यूएस हो गया, और प्रोसीजर की बात आ गई जापान हो गया। यहां तक सबको ओके है? ठीक, आगे। अब देखो मैं किस ऑफिस में था? सीएजी में। सीएजी में था ना? कहाँ से आया था वो ऑफिस? इंग्लैंड से आया था। ये सब चीजें पिछली क्लास में नहीं थी, ध्यान से रखना। समीर, मैंने क्या बोला है आपसे कि भाई परेशान मत हुआ करो। एक बार जो आपने बोल दिया मैंने मान लिया, मैंने सुन लिया। अब एक ही चीज को लेके 25 बार मैसेज मत किया करो। मैं समझ गया ना आपकी बात को, मतलब दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो। ठीक है। इंग्लैंड, ऑफिस ऑफ सीएजी। सीएजी का ऑफिस कहां से लिया है? इंग्लैंड से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करेंगे तो कहां से लिया है? 1935 से। हाँ, अभी भी तो हूँ सीएजी में, सही बात है। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहां से लिया है? 1935 से लिया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट, जो ये गवर्नर है इनका अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा किया जाएगा, ये चीज कहां से ली गई है? कनाडा से। अभी रुक जाइए, घबराइएगा मत, ठीक है। इसके अलावा जस्टिसेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आप पढ़ लीजिए, पेपर में आता है। जस्टिसेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। जस्टिसेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पालन के लिए आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। जस्टिसेबिलिटी वो चीज कहलाती है कि आप उस खेल पालन के लिए कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप कहाँ चले जा सकते हो? जो भी कोर्ट्स दिए गए हैं उस चीज के लिए डेजिग्नेटेड, वहां जा सकते हो, ठीक है। जस्टिसेबिलिटी हो गई फंडामेंटल राइट्स की। और इनजस्ट नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी, ये दोनों चीजें कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से ली गई। इनको आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है, इनके लिए मैं कुछ भी चीजें नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है कुछ भी चीजें ना बताने की? क्योंकि कुछ बच्चे ना ऐसे मैसेज कर करके टोकते हैं कि सब वो आप ना जो चीजें बताते हो वो याद तो रहती नहीं है, आप जब वैसे ही नॉर्मली तरीके से बता दिया करो, ठीक है। अभी यहां तक हम लोग खत्म हो गए हैं, आगे बढ़ेंगे। एक और, जो फेडरल स्कीम है, फेडरल स्कीम की बात करी जाए कि हम लोगों के यहाँ पे पहले एक सेंटर होगा, सेंटर के नीचे खूब सारे स्टेट होंगे, इस टाइप की बात हो रही थी। स्टेट, ये फेडरल स्कीम है, ठीक। ये तो कहाँ से ली गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। पहले वहीं पे होता था ना, पहले सेंटर होगा, फिर उनके नीचे खूब सारी प्रोविंसेस हो जाती थी, प्रोविंसेस हो जाती थी, प्रोविंसेस हो जाती थी, प्रोविंसेस हो जाती थी। इतनी बात तो समझ में आ गई। हम्म। जब ये प्रोविंसेस रहती थी, ये स्टेट हो गए, तो इसी टाइप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ले लिया। लेकिन ये सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ये सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ये हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा से। इतनी बात सबको अभी तक समझ में आ गई होगी। और इतनी बात सबको समझ में आ गई तो बिना दिमाग लगाए मेरे इन तीन क्वेश्चन का जवाब सब लोग दे देना। एक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बाद आप देंगे मेरे क्वेश्चन का आंसर। और इसके अलावा क्या था? रूल ऑफ लॉ, और ऑफ लॉ के बाद मैं और क्या पूछने वाला था आपसे? हाँ ठीक। एक है प्रोसीजर established बाय, ठीक है। इसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ये है 1 2 3 4 5। चलो अब सब लोग पहले एक एक करके आंसर बोलेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर बोलो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाले का आंसर बोलो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाले का आंसर बोलो। अगर मैंने बोला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में यही चीज आना चाहिए। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, व्हाट द हेल दिस थिंग इज, हमें मतलब होना ही नहीं चाहिए। हमें मतलब ये होना चाहिए कि आंसर आना चाहिए, क्योंकि अभी जिसने बोला कि भाई मुझे सही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझाओ, तो दोस्त इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पूरा का पूरा एक दिन का है लेक्चर, ठीक है। और मेरे पास वो एक दिन नहीं है आपको इन्वेस्ट करने के लिए कि मैं आपको समझदार बनाऊं, ठीक है। तो समझदार बाद में बनना। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में हमने कैसे याद किया था? ऑन ऑफ बल्ब इंग्लैंड हो गया, ये ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बाय लॉ में ये है, ठीक है। अब इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, सेंटर कनाडा हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबके ये 4 के 4 सही, 5 के 5 सही थे। ये 5 के 5 सही थे सबके। लिखो 5/5। नहीं, आज आप 5/5 नहीं लिखो। जिनके 5 के 5 सही थे ना, वो बस ये लिखेंगे, ठीक है। जे जे एस, ये जे जे जी एस, जे जे जी एस। पहले सब लोग जे जे जी एस लिख लेने, तो फिर उसके बाद मैं बात करता हूं किसके लिए क्या दिक्कत आई थी। जिसके इससे कम थे ना, वो 2 मिनट रुक जाएगा, वो उसको 2 मिनट में मैं बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। चलो चलो, सब लोगों के वेरी गुड। मतलब दोस्तों आज जो स्ट्रेंथ है ना, देख के दिल खुश हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने ये कर लिया, तो हम लोगों का पूरा काम खत्म हो गया। यहाँ डीपीएसपी का फिर से बता दीजिए। डीपीएसपी का फिर से बता देते हैं, चलो डीपीएसपी का बता देते हैं। और उसके अलावा और क्या बताना है? चलो गगन, डीपीएसपी का देख भाई, मैंने क्या बोला? डीपीएसपी कहां से लिए गए? सीधी बात, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं। डीपीएसपी कहां से लिए गए भाई? तुम आंख बंद करके कहोगे, मुझे तुम पे विश्वास है कि सर डीपीएसपी जहां आप नाम लेते हो, फैक्ट्री दिखता है, फैक्ट्री में आग दिखती है, फायर दिखता है, आयरलैंड हो गया, काम खत्म। यहाँ पे डीपीएसपी आयरलैंड हो गया, काम खत्म। और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। बेसिकली डीपीएसपी के एनफोर्समेंट के लिए आप किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि डीपीएसपी में तो लिखा है ऐसा और आप हमारे लिए वैसा नहीं करते हो। डीपीएसपी में तो लिखा है कि हम सबको नौकरी देंगे, लेकिन आप सबको नौकरी तो दे नहीं रहे हो। आप कह रहे हो डीपीएसपी में लिखा है कुछ भी XYZ, बहुत सारी चीजें, वो हम डीपीएसपी जब आएगा तब पढ़ा है। कोड करना बता दीजिए। ओके, कोड करना बता देंगे भाई, 2 मिनट रुक जाइए, अभी कोड करना बता देते हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए बता देता हूँ मैं कोडिंग का, 2 मिनट आप रुक जाइए। कोडिंग अभी यहीं पे आएगा इसी स्लाइड में, तो बता देता हूँ। डीपीएसपी हो गया, तो जस्ट नॉन जस्टिसेबिलिटी, नॉन जस्टिसेबिलिटी मतलब कि आप उसके एनफोर्समेंट के लिए किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसेबल हो गया डीपीएसपी, तो आप डीपीएसपी में डायरेक्ट आयरलैंड मार दोगे, एज इट इज कॉपी है कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिए। और नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी भी
हमने आयरलैंड से लिया, ठीक। अब डीपीएसपी का उल्टा क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल है यानी कि उनके एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, और जब आप कोर्ट जा सकते हो तो वो वाली चीज भी हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है, बात खत्म। हाँ, सेकंड क्लास में मैंने बताया था। चल, अब देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, एक और चीज मैं बता दूं, देखो दोस्त, अभी किसी ने एक ने बोला, मैं देखता हूँ कौन था, नवीन थे, नवीन ने बोला, और इसके अलावा और कौन थे, कोडिंग में बता देता हूँ, और क्या थी दिक्कत। हाँ ठीक है, तो देखो भैया, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला, देखो, टेक्निक, टेक्निक ना हम लोग उतनी लगा सकते हैं, जैसे कि खाने में जब हम हींग डालते हैं ना तो स्वाद बढ़ जाता है, टेक्निक हम डालते हैं उससे स्वाद बढ़ जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो चीजें आपकी भूलने की संभावना है ना, या जिन चीजों को मैं आपको समझाने में कैपेबल हूँ और आपको याद रखवाने में कैपेबल हूँ, तो मैं उसमें टेक्निक डालना नहीं चाहता। बिकॉज क्या होता है कि टेक्निक तो मैं डाल दूंगा, चीजें आपको उस तरीके से भी याद हो जाएंगी, लेकिन कई बार अगर कहीं आपके दिमाग से ब्लैंक आउट हो गया ना, तो आपको उन चीजों को मैं कनेक्ट नहीं करवा पाता। लेट सपोज, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, आपने उम्मीद है कि पिछली क्लास की होगी नवी, ठीक है। जब हम लोगों ने पिछली क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, तो मैंने बोला था 1857। अब 1857 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अब जैसे मैं बोलता हूं ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो आपको ऑटोमेटिकली वो 1857 याद आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें कोई टेक्निक नहीं लगाई थी। लेकिन 1857 में ही अगर मैं टेक्निक लगा देता ना, तो उसके साथ जो 17 चीजें और थी, उनको बताने के लिए मुझे अलग अलग टेक्निक लगानी पड़ती। कुछ चीजें लॉजिकली कंक्लूजन से ड्राइव की जा सकती हैं, और वही हम लोग कर रहे हैं कि जो चीजें लॉजिकली कंक्लूजन से लाई जा सकती हैं, उनको लॉजिकली कंक्लूजन से हम लोग आंसर ला देंगे। और जिन चीजों को हम लोगों को टेक्निक लगानी ही पड़ रही है मजबूरी में, तो हम लोग उसमें टेक्निक लगाएंगे। अभी आगे वाले लेक्चर में पूरे में भी टेक्निक भी चलेगा, कंक्लूजन भी, लॉजिकली भी, ये सब चीजें। अब जैसे आयरलैंड वाला मैंने बताया, मैंने डीपीएसपी का बताया कि डीपीएसपी, अब डीपी क्या हुआ था, मेरा डीपीएसपी में एक चीज आ गई थी, फैक्ट्री, तो बस ठीक है। अब जस्टिसेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी में मैं क्या लगा दूं, फैक्ट्री में जज को बिठा दूं क्या, या फैक्ट्री में जज को भगा दूं, क्या करूं बताओ इस चीज, है ना। इसलिए जबरदस्ती नहीं है उस पर।
तो दोस्तों शायद ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कमेंट्स वगैरह आपके नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये सब चीज़ें पहले ही देख चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिख नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा कि कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, सही है वो। अभी कमेंट्स गायब हो गए हैं ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करते हैं। तो जब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो फेडरल स्कीम यानी कि संघीय योजना। संघीय योजना यानी कि हम लोगों के यहाँ पे वो उस टाइम पे जब 1935 की बात करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे राजकुमार वगैरह थे, राजा, बहुत सारी रियासतें वगैरह थी। तो उन सबको हम लोगों ने उन सबको साथ में लाने के लिए क्या किया था कि एक फेडरल स्कीम निकाली थी। क्या होता है फेडरल स्कीम, क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फेडरल स्कीम को आप राजकुमार से याद रखेंगे, राजा, रजवाड़े, राजा वगैरह से याद रख लेंगे, ठीक है। अब ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। राज्यपाल वहाँ पे पहले गवर्नर के ऑफिस हुआ करते थे, बहुत अच्छी बात है। जुडिशरी में जजेस वगैरह पहले हुए ही करते थे। पीएससी में आईएएस वगैरह पहले हुए ही करते थे। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन की बात याद करेंगे, मिलिट्री से याद आएगी, और वो पूरी चीज़ें हम लोगों को पूरे अच्छे से याद हैं। यहाँ पे वही पुरानी क्लास में जैसे ही मैंने बोला आईएएस, तो पीएससी का आर्टिकल नंबर मेटल से आता, METAL। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको जब डिकोड करना पड़ता है हम लोगों को, तो हम लोग इसमें बहुत आराम से जितने भी वॉवल होते हैं AEIOU, उनको तो ऐसे हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने कोड बताया था, M का 3 होता है कोड, T का कोड होता है 1, और L का कोड होता है 5, 315। अब ये पूरा कोडिंग आपको जानने के लिए जहां जहां पे जो जैसे आएगी वो वैसे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोविजंस की हम लोगों को इन एनी केस आर्टिकल नंबर याद रखने पड़ते हैं। आर्टिकल ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी दिख रहा है ना आप लोगों को, आर्टिकल ऑफ इमरजेंसी दिख रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ इमरजेंसी हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, आर्टिकल ऑफ इमरजेंसी होता है 352 से। अगर इतना हम लोगों को याद हो गया तो काम हो जाता। 352, 356, 360, इस टाइप से। ये नेशनल इमरजेंसी होती है, ये स्टेट इमरजेंसी होती है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ये सब चीज़ें डिटेल में क्या होती हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में। अभी आपके लिए, क्योंकि आप देखिए 352 होती है नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, ये सब चीज़ें हम लोगों को हो गई। आगे बढ़ते हैं, अभी एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे इसको याद रखते हैं हम लोग मिलन से, MILAN। देखो इमरजेंसी मतलब किसी का किसी से मिलन मना होता है, ठीक है। मतलब आप किसी से मिल नहीं सकते ना, जब इमरजेंसी लगी हुई होती है तो आप किसी से मिल नहीं सकते, ये बात तो सबको क्लियर है। MILAN। अब MILAN पकड़ते हैं, MILAN। अगर हम लोग MILAN पकड़ते हैं, MILAN, तो M क्या बनता है 3, I हटा देंगे, L क्या बनता है 5, N क्या बनता है 2। 352 से आगे 360 तक होती है वो सब चीज़ें। अभी आप लोगों को ठीक है, ओके है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए। आप लोगों के यहाँ कमेंट नहीं आते हैं ना तो दिक्कत बन जाती है। चलिए कोई नहीं, ये अब हम लोगों ने कर लिया यहाँ तक, ये वाली बात कंप्लीट कर ली है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है आर्टिकल, यही कंकरेंट लिस्ट वाला, ऑस्ट्रेलिया। मैंने क्या बोला था ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछली क्लास में, मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया को कैसे याद रखेंगे, तेल लिया। और जैसे ही तेल लिया से याद रख लिया हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को, तो तेल का सबसे ज़्यादा काम कौन करता है हमारे इंडिया में, अंबानी करते हैं। तेल का काम से अंबानी से क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। वो ट्रेड कॉमर्स की उनको फ्रीडम है ना,
जितना भी ज़्यादा व्यापार की फ्रीडम है इनको, अंबानी जी को, इस वजह से हम लोगों ने ऐसे किया था। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड टर्कोस इस टाइप से किया था, ये हो गया था तेल। ठीक है, अब अंबानी जी जब ऑस्ट्रेलिया में तेल की खदान खोदेंगे तो उनको क्या मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलेगी। वाइल्ड लाइफ मिलेगी तो उसको सॉल्व करने के लिए, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए क्या होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी। ज्वाइंट सिटिंग किसकी, दो पार्लियामेंट के हाउस की। ये ज्वाइंट सिटिंग हो गया, यानी कि ये तीन चीजें, एक कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बाद समावर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट को समावर्ती, समावर्ती सूची, समावर्ती सूची, समावर्ती सूची। ये समावर्ती सूची कहाँ से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से ली थी। ठीक है, इसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी हमने कहाँ से लिया था, ये वाली बात भी ठीक हो गई। इसके अलावा ज्वाइंट सेटिंग कहाँ से ली थी, ये भी हमने इन्हीं से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे ये बात खत्म हो। अब यहाँ पे मैंने एक बात बताया था आपको, ज्वाइंट सेटिंग। ज्वाइंट सेटिंग क्या होता है, ज्वाइंट सेटिंग होता है, सेटिंग होता है गवर्नमेंट का भगवान, गवर्नमेंट का भगवान। कैसे भगवान होता है, जब भी कोई बिल पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट कहाँ जाती है, गवर्नमेंट जाती है ज्वाइंट सेटिंग के पास, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। इसमें इसको बुलाता कौन है, ज्वाइंट सेटिंग को, ज्वाइंट सेटिंग को बुलाता तो है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। उसका आर्टिकल नंबर 108 होता है, 108 भगवान का भी आर्टिकल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, ये चार चीज़ें ली है, एक दो तीन चार। मैंने कनाडा में आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करवाया था अभी। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ पे है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ फेडरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई कनाडा। अब फेडरल स्ट्रक्चर की बात यहीं पे करेंगे, अगर एक बार फेडरल स्ट्रक्चर की, तो ये कहाँ से लिया है, ये सब लोग बताएंगे मुझे। 1935 से लिया है, 1935 से फेडरल स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, वैसी वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर, अपशिष्ट शक्तियों का निहितीकरण। अपशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, कि जिस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता हो कि ये किसके अंडर में आएंगी, तो वो चीज़ आ जाती है सेंटर के अंडर में। जैसे कोई भी अगर एक नियम है, अब उसका पता नहीं है कि किसका माना जाएगा, सेंटर का क्या स्टेट का, दो लिस्ट में दिए है, तो ये नहीं पता सेंटर का माने कि स्टेट का माने, किसके पास इस चीज़ के बारे में ताकत होगी, तो उस चीज़ के बारे में हमेशा ताकत होती है सेंटर के पास। सेंटर के पास वेस्टिंग, पूरी रेसिडुअरी पावर, पूरी अवशिष्ट शक्तियाँ सेंटर के पास होती हैं। ठीक है, इसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब रेसिडुअरी पावर की बात आएगी, रेसिडुअरी पावर की बात आएगी, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों की बात आएगी, तो उसको हम लोग नर्व से याद रखेंगे। नर्व से कैसे याद रखेंगे, देखो तुम्हारी बॉडी में जो भी तुम पावर से काम कर पा रहे हो, अगर तुम अभी पेन भी उठा पा रहे हो ना, तो ये पेन क्यों उठा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे नर्व से सिग्नल्स आते हैं। जो भी नर्व से सिग्नल आते हैं उसकी वजह से तुम्हारे हाथ में जितनी भी पावर है, वो नर्व के सिग्नल्स की वजह से होती है। नर्व, नर्व यानी कि नसें, बॉडी में कुछ नर्व्स होती हैं, उसकी वजह से होती हैं। नर्व से कैसे आ गया ये भी देख लेते हैं। NERVE, एन को क्या रखेंगे 2, ये ई हटा देंगे, आर को रखेंगे 4, और वी को रखेंगे हम लोग 8। नर्व हो गया 248, आर्टिकल नंबर 248 किसका, रेसिडुअरी पावर का, रेसिडुअरी पावर का 248। और अगर रेसिडुअरी पावर का 248 है, तो सब लोग अपने कॉपी में ही लिख के बताएंगे एक बार, ज्वाइंट सिटिंग का क्या है, ज्वाइंट सेटिंग क्या है, भगवान है, 108 हो जाएगा। यहाँ पे ये बात भी सबको क्लियर हो गई। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ये बात तो मैंने आपको पहले ही अभी लेक्चर स्टार्ट होते ही साथ यहाँ पे बता दी थी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ये देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर और ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये वाली बात समझ में आ गई सबको। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। इसके अलावा एडवाइजरी जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट किसको ये एडवाइस करती है? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। किन मामलों में? कुछ कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है। अब ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वही कनाडा से। कनाडा से तो हम लोगों ने एडवाइजरी जुरिडिक्शन ले लिया। अब इसके अलावा एडवाइजरी जुरिडिक्शन का आर्टिकल नंबर होता है 143। 143 आर्टिकल नंबर हो गया। इसको कैसे याद रख लेते हैं? आई लव यू। जब कोई आपको एडवाइस दे तो और आपका काम हो जाए तो आप क्या कहते हो? आई लव यू दोस्त। वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था। ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छी बात है। कनाडा को जब कनाडा देखते हो तो कनाडा में क्या दिखता है? कंस, कैन, 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 कैंस, 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 कैंस हो गया। कैंस हो गया। कैंस के साथ क्या? कैंस के साथ क्या? कैंस दा, कैंस दा, कैंस दा, 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 कनाडा, कंस दादा, कनाडा, कंस दादा। अब कनाडा कंस दादा हो गया हमारे पास। कनाडा के साथ कंस दादा अगर हमारे पास आ गया तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे याद रहेगा। देखो, कंस ने गोविंद, गोविंद यानी कि गवर्नर, ये गवर्नर गोविंद, जीओवी है ना, जीओवी। गोविंद को हराने के लिए एडवाइस पर, ये एडवाइस पर पूरी रेसिडुअरी पावर लगा दी। ठीक है, हो गया। कंस ने गोविंद की एडवाइस रेसिडुअरी पावर। ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड में कैसे हम लोग आए ने आयरलैंड को याद किया था? आयरलैंड को किया था हम लोगों ने यहाँ पे एफ लगा दिया था, फायरलैंड कर दिया था, फायरलैंड कर दिया था। डीपीएसपी, डीपीएसपी तो सबको याद है कि हम लोगों ने आयरलैंड से बोरो किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अब याद कर लो कि डीपीएसपी को अगर हम लोगों को याद करना हो तो कैसे याद रखेंगे? फैक्ट्री से, फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री। ये एक आर्टिकल है डीपीएसपी। फैक्ट्री में लेबर्स वेबर्स रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, बाद में बताऊंगा। अभी आप डीपीएसपी को फैक्ट्री से याद रख लो या डीपी से। डीपी मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की डीपी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली, जिसमें आग लग जाती है, बर्स्ट हो जाती है, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है ना हम लोगों के यहाँ पे, वो डीपीएसपी हो गया। ठीक है, डीपीएसपी की बात हो गई। डीपी को रख लिया फैक्ट्री से याद, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सचिन। सचिन कौन से? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बुला लिया कि भैया आप आ जाओ राज्यसभा में, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम करोगे। ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब हमारे लिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट करना पड़े तो वो कहाँ से है? कोविंद, रामनाथ कोविंद ही है ना हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, ये भी एक शब्द, ये बेसिकली एक, दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन कभी उसको इस शब्द में पूछ लिया जाए। कैसे बताता हूँ। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। अब हम लोगों को जब कोविंद याद रह गया, कोविंद और सचिन डीपी या फैक्ट्री में आग, फायर, डीपी में लगी आग को सचिन और कोविंद बुझाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई। अगर डीपी में आग लग जाएगी या फैक्ट्री में आग लग जाएगी तो बुझाने कौन आएंगे? एक सचिन आएंगे, एक रामनाथ कोविंद आएंगे, ये बात ठीक है। और अगर रामनाथ कोविंद आ गए तो साथ में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम भी हमारे पास आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई।
आप लोगों के यार कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। चलो दोस्त यार, अगर आपके अभी कमेंट्स नहीं आएंगे ना, तो मुझे ये पढ़ाने का कुछ ज़्यादा खास यूज़ नहीं मिलेगा। अभी हम लोग ना क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और ये हम लोग कल कमेंट्स वगैरह प्रॉपर, मालूम नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा यार आज सॉफ्टवेयर में। एनीवेज, क्लास को अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बिकॉज विदाउट कमेंट्स मुझे पढ़ाने में कोई ज़्यादा सेंस आएगा नहीं। और इसमें जो मैंने आज आपको अभी नई चीज़ें बताई हैं, वो नई चीज़ें आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। नई चीज़ें अगेन फिर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। नई चीज़ों में हम लोगों ने पहले ये 4 चीज़ें करी। इसमें क्या था, कोई भी स्टैटिक पोर्शन आएगा, रूल ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये स्टैटिक पोर्शन कैसे है समझ लेना अपने हिसाब से। रूल ऑफ लॉ, अगर कहीं भी कानून पहले ही से बने हुए होते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब क्या होता है यहाँ पे, जो मैं स्टार्टिंग में आपको मिस बताना नहीं चाह रहा था, फिर भी अब टाइम है तो देख लो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे, कि जब क्या होता है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है ना किसी से, तो वहाँ पे कोई नए नए कानून बना दिए जाते हैं, और कह दिया जाता है अब इस कानून के अंदर ये तो आ ही रहा है, और तुम इस टाइप से गड़बड़ी करोगे तो वो तुम भी आ जाओगे। ये इक्वल यूएस में होता है जनरली। ठीक है ये चीज़, कि अब मैं इसका एग्जाम्पल कैसे बताऊँ। जैसे किसी ने कोई एक क्राइम कर दिया, ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है कि उसको बचाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उस क्राइम को लीगलाइज ही कर देता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसलिए वहां पे कहते हैं। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है हो गया यार। अब ये हो गया जस्टिसेबिलिटी, ये दोनों वाले आपको सबको याद रह जाएंगे। कनाडा स्टेट बाय सेंटर अपॉइंटमेंट, ये दोनों भी याद रह जाएंगे, और ये सीएजी भी याद रह जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फेडरल स्कीम, फेडरेशन विद सेंटर, ये भी आपको याद है। अब आगे यहाँ पे, चलो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं हम लोग। अब हम लोग कल मिलेंगे, या फिर आपके पास जो भी है मैसेज आ जाएगा। इफ़ इन केस अभी ये टेक्निकल फॉल्ट ठीक होता है तो आई वुड इन्फॉर्म यू। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत मूड ख़राब हो रहा है फालतू में यार ये। चलो एनीवेज, बाय बाय।